नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं, अभी जो रीसेंट एग्जामिनेशन हुआ है एसीसीए डिप्लोमा जून 2024 का, उस एग्जामिनेशन का हम लोग एक क्विक रिव्यू करने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, क्या एग्ज़ाम मुश्किल था, आसान था, किस तरह की चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए अपने इस एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान, और एग्जामिनेशन डेट पर मुझे क्या करना है, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा हूं तो मुझे क्या ध्यान रखना है, उस चीज़ को भी हम लोग इस डिस्कशन में कवर करने वाले हैं। राइट। बहुत बहुत जल्दी से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि एसीसीए अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करता है, और ये मेरे पास पास रेट्स हैं पिछले 5 अटेम्प्ट्स के। जून 2022, दिसंबर 2022, जून 2023, दिसंबर 2023 और जून 2024। राइट। ब्रॉडली कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है, 45%, 41%, 43%, 40% से ऊपर रहा है। लेकिन स्मार्टली दिसंबर 23 के अंदर एग्जामिनेशन रिजल्ट डिप कर गया सिग्निफिकेंटली। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स आ गए थे जो आम तौर पे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। ठीक है। और ये आम सवाल होता है, ये एक कॉमन सवाल होता है सभी के माइंड में, कि हम लोग बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स जो हैं, जो बहुत डिटेल टॉपिक्स हैं, उन पे तो बिल्कुल जम करके तैयारी कर रहे होते हैं। राइट। लीजेस का टॉपिक हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो गया, शेयर बेस्ड पेमेंट्स हो गया, रिवेन्यू हो गया, इनकम टैक्सेस हो गया, ये सब टॉपिक्स कर लिए। और कंसोलिडेशन तो खैर आप कर ही रहे होते हैं, कंसोलिडेशन में तो कोई बच्चा पीछे नहीं रहता। लेकिन उस दौर में, उस तैयारी के अंदर आपने कहीं ना कहीं कुछ छोटे टॉपिक्स को इग्नोर कर दिया, और दिसंबर के अंदर एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि एक दो टॉपिक्स ऐसे आ गए जिसके बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं था। ठीक है। जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स है, रिलेटेड पार्टी है, ओके, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है, ओके, इस तरह के टॉपिक्स को हम लोग कई बार दरकिनार कर देते हैं, साइडलाइन कर देते हैं, सोच करके कि ठीक है, अगर आ भी जाएगा तो 4-5 नंबर का पेपर आएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर मेरा सवाल ही 15 नंबर का आ जाए, 20 नंबर का आ जाए, 25 नंबर का आ जाए, और ऐसे 2 सवाल आ जाएं जो करीब करीब 30 या 35% आपका सिलेबस कवर कर लेते हैं, जो एग्जामिनेशन में टेस्ट हो रहा है, तो बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। राइट। तो अपनी तैयारी को पूरी तरह से रखिएगा, किसी भी टॉपिक को छोटा समझ करके अपनी तैयारी पे मत जाइएगा। यही फोकस हमारा रहता है हमेशा से बात करने का, जब भी हम लोग एग्जामिनेशन की तैयारी की बात कर रहे होते हैं। दिसंबर 23 एक ट्रिकी पेपर हो गया इस चक्कर में, लेकिन जून 24 के अंदर एसीसीए ने हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया। उसने कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हमें टेस्ट किया जिसके साथ हम आम तौर पे बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है। तो कंसोलिडेशन के अलावा उसने टेस्ट किया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, उसने टेस्ट किया रेवेन्यू के ऊपर, उसने टेस्ट किया लीजेस के ऊपर, शेयर बेस्ड पेमेंट्स के ऊपर। ये 4 टॉपिक के अंदर ऑलमोस्ट मेरा 80% कवरेज आ गई, अलॉन्ग विद द कंसोलिडेशन का जो पहला सवाल होता है। राइट। तो शायद इसी वजह से लोगों के जो रिजल्ट्स थे वो कंपेरेटिवली बेहतर थे दिसंबर 2023 के मुकाबले में। ठीक है। तो ये तो बात हुई रिजल्ट की कि किस तरह का रिजल्ट रहा है। 44% मेरे लिए पर्सनली शायद एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि जब आप इस एग्जाम को दे रहे होते हैं कि आपको मालूम है 50 नंबर लेकर के आने हैं, कि 50 लेकर आते ही आपका एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर हो जाता है। तो ऐसी क्या वजह है कि बाकी 56% लोग भी वो 50 नंबर लेके नहीं आ पा रहे। ठीक है। और ऑल्दो ऐसा कोई फॉर्मल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, एसीसी ऐसा कोई डेटा पब्लिश नहीं करता कि कितने लोग ऐसे थे कि मान लीजिए 100 लोगों ने पेपर लिखा, तो यहाँ पे लिखा गया है कि 44 लोगों ने पास कर लिया। ठीक है। 44% का मतलब भी यही है। लेकिन उन 56 में से जो जो क्लियर वो एग्जाम कर नहीं पाए थे, उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं 45 से 49 के बीच में बैठे हुए हैं। राइट। तो बेसिकली मेरा फोकस इस एग्जामिनेशन को डिस्कस करते हुए उस बात पर भी होने वाला है कि कहां आप चूक कर जाते हैं, कहां आप एक मार्जिन पर बैठे हुए हैं, और थोड़ी सी तैयारी बेहतर कर लेते तो आप इस एग्जाम को बहुत कंफर्टेबली पास कर जाते हैं। जिसके 49 नंबर आए हैं, जिसके 49 मार्क्स आए हैं, उसका दर्द उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो एक नंबर से मिस कर गया इस क्वालिफिकेशन को। राइट।
तो इस एग्जाम को डिस्कस करते हुए हम वो बात भी कर लेंगे कि कहाँ स्टूडेंट्स आम तौर पर मिस कर जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक के एग्जामिनेशंस के अंदर से मुझे लगता है कि ये जो पेपर है बहुत डायरेक्ट पेपर आ गया। एसीसीए ने बहुत लॉजिकली, या मुझे लगता है कि शायद वो पास कराने की कोशिश कर रहा था दिसंबर एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स के बाद, उसने क्या किया कि उसने क्वेश्चन के फ्रेमवर्क को बहुत आसान कर दिया, उसे बहुत डायरेक्ट कर दिया। मेरे लिए कोई एजम्पशंस या एम्बिग्विटी की बात ही नहीं रही। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधा एग्जामिनेशन पे जंप करते हैं। और जब मैं देखता हूं तो मुझे क्या करना है, यहां पर पास्ट एग्जाम्स हैं। पास्ट एग्जाम्स के अंदर मेरे पास डिटेल दी गई हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस हैं। और जैसे ही मैं जून 24 पर यहां पर क्लिक करता हूं तो मुझे यहां पर एक नई वेबसाइट पे वो रिडायरेक्ट कर देते हैं जहाँ पे मेरा जो एग्जामिनेशन है वो अवेलेबल है। मेरे पास कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं उनको सीधा सीधा यहाँ पर मूव कर रहा हूँ। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा सभी पार्टिसिपेंट से जो आगे एग्जामिनेशन देने का प्लान कर रहे हैं दिसंबर में या जून में अगले साल, वो कम से कम एक मॉक एग्जाम को डिटेल में ज़रूर करेंगे। स्पेसिफिकली फोकस कीजिएगा इंस्ट्रक्शंस पे लिखा क्या गया है। आपको कंफर्टेबल होना जरूरी है इन इंस्ट्रक्शंस के साथ। एग्जामिनेशन के समय पे जब आप एग्जामिनेशन में एक्चुअली में जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तब आपको इसके ऊपर समय लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाऊंगा अभी के लिए बिकॉज वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे इंस्ट्रक्शन मैं क्लियर कर रहा हूँ। उसमें बताया गया है कि आप किस तरह से इस एग्जामिनेशन को रीड थ्रू करते हैं, क्या आप अंडरलाइन कर सकते हैं, क्या आप नोट्स ले सकते हैं, एक्सेल फाइल की रेफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 4 सवाल होंगे 25 नंबर के, टोटल 100 मार्क्स हैं, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। इंपॉर्टेंटली मेरे पास जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट का है जब मेरा एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं इसे यस करूंगा, मेरा वो 3.25 घंटे का जो टाइम होराइजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए विंडोज के साथ कंफर्टेबल होना शुरू होते हैं और मेरे सामने दिया गया है पहला सवाल। पहला सवाल नेसेसरली कंसोलिडेशन से आएगा, या तो बैलेंस शीट का सवाल होगा या फिर इनकम स्टेटमेंट का सवाल होगा। ठीक है, जून के अंदर उसने पूछा मुझसे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। साफ सी बात है, मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक बैलेंस शीट की। ठीक है, किसी भी सवाल के अंदर मुझे अपनी रिपोर्टिंग डेट का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, रिपोर्टिंग डेट का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि मेरी जो रिपोर्टिंग डेट है वो आखिरकार क्या आ रही है। 31 दिसंबर 2008 क्रॉस एट लिखा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा मेरे पास बैलेंस शीट दी जाएंगी उस दिन की। यहाँ लिखा गया है ड्राफ्ट एसओएफपी दिया गया है अल्फा और बीटा का। अल्फा और बीटा पेरेंट और सब्सिडियरी होंगे, दैट इज द फेयर एजम्पशन। डिटेल्स में देख लेंगे। अल्फाज इन्वेस्टेड इन बीटा यहाँ पे लिखा गया है तो नेचुरली अल्फा मेरी पेरेंट कंपनी है। ठीक है, बीटा का गुडविल है, उसकी इंपेयरमेंट की बात हो रही है। ठीक है, इंटर कंपनी ट्रेडिंग है और एक हेज ट्रांजैक्शन है फ्यूचर फर्म कमिटमेंट की जो एक पर्टिकुलर डेट पर दी गई थी। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए अपना फाइनल आंसर बनाइएगा। अगर मैं सीधा रिक्वायरमेंट पे जंप कर जाऊं पहले के लिए, अभी के लिए, ठीक है जी, वो कह रहा है इन सभी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते हुए आपको क्या करना है, आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है 31 दिसंबर 2008 की। ठीक है, 31 दिसंबर 2008 की। उसने आपकी हेल्प के लिए, आपको समझाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए बोल दिया कि प्लीज एक्सप्लेन कुछ मत करो। नो रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। नंबर नहीं मिलने वाले। अरे मेरे भाई, जब नंबर मिलने ही नहीं है तो क्यों दिमाग लगा रहे हो, क्यों अपना ज्ञान एग्जामिनर को देना चाह रहे हो? आप प्योरली अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करना। उसके बाद ये लिख रहा है अनलेस स्पेसिफिकली रेफर्ड टू इन द क्वेश्चन यू डू नॉट नीड टू टेक एनी डेफर्ड टैक्स इफेक्ट्स ऑफ एनी एडजस्टमेंट्स यू मेक। फाइनली आपकी सारी की सारी वर्किंग्स जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में होनी चाहिए। ये हम लोग बार बार एम्फेसाइज करते हैं जब हम लोग अपने क्लासेस के अंदर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होते हैं कि पहला क्वेश्चन है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में ही लिखिएगा। अगर ये इंस्ट्रक्शन नहीं भी दी गई तो भी लिख लीजिएगा, बहुत सेफ ऑप्शन रहती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक नीड हो गई मेरी कि रिक्वायरमेंट क्या है, बैलेंस शीट बनानी है। ओके, यहां पर मेरे पास दिया गया है अल्फाज इन्वेस्टमेंट इन बीटा। अब देखिए यहां पर जब मैं इसे
इस स्क्रीन पर देख रहा हूं तो मैं ऐसे जूम इन मूवमेंट सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन रियल लाइफ में जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक लैपटॉप और उसका माउस होगा, और मैं सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप माउस का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको टॉगल करना आसान हो जाएगा, आपको इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। नहीं तो आप मान लीजिए अगर आप लैपटॉप ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है विदाउट माउस उसको ऑपरेट करना, ठीक है। मेरे पास एक इनिशियल इंफॉर्मेशन दी गई है, और पहले क्वेश्चन के अंदर खास करके जब बैलेंस शीट क्वेश्चन है तो मुझे मालूम होता है अपफ्रंट की क्या क्या तरह की एडजस्टमेंट, स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट बन के आने वाली है। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी ही आएगी, उसके अंदर आमतौर पे डेफर्ड टैक्स का भी लिंकेज होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो कह रहा है 1 जनवरी 2006 को अल्फा एक्वायर्ड 90 मिलियन शेयर्स इन बीटा एंड गेन कंट्रोल। उसने कैश पेमेंट कर दिया कुछ अमाउंट का। Alpha incurred legal cost of $2.1 million and these legal costs are a part of the carrying amount of the investment। तो मुझे ध्यान क्या रखना है कि भाई जब एक कंपनी को एक्वायर करते हो, कोई भी लीगल कॉस्ट हो, ड्यू डिलीजेंस कॉस्ट हो, कंसल्टिंग कॉस्ट हो, प्रोफेशनल फी हो, वो सब P&L में जाती है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर लिखा गया है मेरे सामने कि आपने इस लीगल कॉस्ट को कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में दिखा दिया, तो नेचुरली मुझे उसे वहां से उठा करके P&L में डालना पड़ेगा, ठीक है। डेट मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी, 1 जनवरी 2006 है। रिपोर्टिंग डेट मेरी 31 दिसंबर 2008 है। तो मेरा जो टाइम डिफरेंस है दो डेट्स के बीच में, एक्विजिशन डेट के बीच में और रिपोर्टिंग डेट के बीच में, वो 2 साल का है, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस कहां आती है? जब मैं बात करता हूं फेयर वैल्यू डिफरेंसेस की, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं, यहां लिखा गया है 1 जनवरी 2006 पे इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बीटा की है उसमें लिखा गया है कि जिस दिन आपने कंपनी को एक्वायर किया तो उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स और कंपोनेंट ऑफ इक्विटी 35 मिलियन और 25 मिलियन रिस्पेक्टिवली थे। इट हेल्प्स मी, मुझे हेल्प करता है जानने में कि उस डेट पर इस कंपनी का रियल वर्थ क्या था, इस कंपनी के नेट एसेट्स क्या थे। तो मेरी जो पहली वर्किंग होती है जब मैं गुडविल निकाल रहा होता हूं, ठीक है, तो मुझे ध्यान रखना है कि एक्विजिशन डेट पे इस कंपनी की नेट इक्विटी क्या है, ठीक है। टोटल शेयर कैपिटल ले लीजिए, उस दिन की रिटेन अर्निंग्स ले लीजिए, प्लस उस दिन के अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी ले लीजिए, राइट, प्लस माइनस जो भी आपकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है जी। और यहां पर दिया गया है मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कैरिंग अमाउंट 90 मिलियन है और फेयर वैल्यू 108 मिलियन है। तो 18 मिलियन से मेरी जो फेयर वैल्यू है वो बढ़ करके आ रही है। इसका मतलब मेरे नेट एसेट्स के अंदर वो 18 मिलियन मुझे ऐड करना है, ठीक है जी। एस्टिमेटेड लाइफ 4 साल की है। अब 2 साल पहले एक्वायर किया रिपोर्टिंग डेट से, लाइफ 4 साल की है, तो 2 साल का एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा जो मेरे P&L में जाने वाला है या मेरी रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग्स में जाने वाला है, ओके। इंटरनली डेवलप्ड ब्रांड है जिसका फेयर वैल्यू 30 मिलियन का है। अब देखिए इंटरनली डेवलप्ड ब्रांड है तो बीटा की बुक्स पे तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब उसका जो कैरिंग वैल्यू है वो हो गया 0, राइट। लेकिन उसका जो फेयर वैल्यू है वो 30 मिलियन है, और यहां पर लिखा गया है कि 10 साल की लाइफ है, 2 साल का अमोर्टाइजेशन हो जाएगा जो आपकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स बन जाएंगी। स्पेसिफिकली टेम्पररी डिफरेंस मुझे इन फेयर वैल्यू डिफरेंसेस के लिए 18 मिलियन यहां पर और 30 मिलियन यहां पर, मुझे वहां पर एक डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंस लेकर के आना है, जो टैक्स रेट मेरे पास 20% दिया गया है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, जो मेरा एनसीआई है, लिखा गया है कि मुझे प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स मेथड पर निकालना है, फेयर वैल्यू पर नहीं निकालना है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स पर निकालना है, फेयर वैल्यू पर नहीं निकालना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि बीटा के गुडविल की इंपेयरमेंट की भी बात हो रही है, ठीक है। और गुडविल जब हम निकालते हैं और उसकी इंपेयरमेंट होती है खास करके प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स मेथड के अंदर, तो मुझे गुडविल की ग्रॉसिंग अप करनी होती है, ठीक है। तो वो एक टिपिकल एडजस्टमेंट आ जाएगी। बाकी अभी तक इस क्वेश्चन के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है, राइट। स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट है, एक्विजिशन डेट दी गई है, रिपोर्टिंग डेट दी गई है, परसेंटेज होल्डिंग निकालनी है। मेरे पास 90 मिलियन शेयर्स दिया गया है, मुझे अभी नहीं पता, मैंने वो पढ़ा ही नहीं है कि बीटा के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं,
उसमें से 90 मिलियन है ना, राइट। अब 120 होंगे तो 75% हो जाएगा, 100 होंगे तो 90% हो जाएगा, तो वो हमें चेक करना है, ठीक है। ये तो पहला एडजस्टमेंट आ गया, या पहला मेरे पास उसका एग्जिबिट आ गया। बीटा के गुडविल की बात आ रही है। 3 years आफ्टर एक्विजिशन ऑन 31st December 2008। ओके, इसको मैं रिकन्फर्म कर देता हूं। मेरा जो डिफरेंस बिटवीन द टू डेट्स है वो 1 जनवरी 2006, उसके बाद 31 दिसंबर 2008, 3 years नॉट 2 years। हम लोगों ने जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की बात की है वहां पे वो करेक्शन आ जाएगी, ठीक है। 3 साल एक्विजिशन के बाद डायरेक्टर्स ऑफ अल्फा कैरिड आउट एन इंपेयरमेंट रिव्यू ऑफ द गुडविल ऑन एक्विजिशन, और वहां पर बताया गया कि आपका जो वैल्यू इन यूज है वो 3,05,000 है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल है 2,80,500 है। इफेक्टिवली मुझे इन दोनों में से हायर ऑफ द टू लेना है रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है। हायर ऑफ द टू लेना है रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए, और उसको मुझे कंपेयर करना है किस चीज के साथ, कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एज फार एज जो आपने अल्फा एज अल्फा पेरेंट कंपनी आपने बीटा में जो पैसा लगाया है, तो बीटा की कैरिंग वैल्यू क्या है। कैरिंग वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो नेचुरली इंपेयरमेंट हो जाएगा। यही आप इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आमतौर पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आमतौर पे ऐसे केसेस के अंदर इंपेयरमेंट टेस्टिंग के अंदर कैरिंग वैल्यू ज्यादा आती है और इंपेयरमेंट लॉस आता ही है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो कैरिंग वैल्यू है वो कम आ रहा है तो अपनी कैलकुलेशंस को दोबारा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट इज अनदर थिंग। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है, एक ड्राफ्ट मेरे पास एसओएफपी दिया गया है। आप रिकॉल करोगे 90 मिलियन शेयर्स की बात हो रही थी, तो जो ड्राफ्ट मेरे पास एसओएफपी दिया गया है ये मुझे हेल्प कर देगा जानने में कि बीटा की जो बैलेंस शीट है, ठीक है, अगर मैं यहां पे इसे देखता हूं, बीटा की जो बैलेंस शीट है वहां पर कितनी इक्विटी कुल पड़ी हुई है, ठीक है। यहां पर लिखा गया है 120,000 विच इज 120 मिलियन बेसिकली, ठीक है। ये सारे के सारे अमाउंट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में ही है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूं, जूम आउट कर देता हूं। आई थिंक रीडेबल नहीं है पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो टोटल इक्विटी है वो 1,20,000 शेयर्स या 1,20,000 मिलियन शेयर्स के हिसाब से है। इसका मतलब जो परसेंटेज होल्डिंग है अल्फा की वो 75% की है, और मेरा जो एनसीआई है वो नेचुरली 25% आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड बैलेंस शीट दी गई है, मुझे इस पे समय अभी नहीं लगाना है, ठीक है। बीटास गुडविल की हम लोगों ने बात करती कि उसकी इंपेयरमेंट हुई है। तीसरी एडजस्टमेंट जो है वो बात कर रही है इंटर कंपनी ट्रेडिंग की, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट होती है मेरे एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे बैलेंस शीट का सवाल हो चाहे वो P&L का सवाल हो, ठीक है। यहां लिखा गया है अल्फा सेल्स प्रोडक्ट टू बीटा। हमेशा ध्यान रखना है किसने बेचा, क्योंकि जिसने बेचा उसके प्रॉफिट में बदलाव आएगा, और जिसको बेचा उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू सुपर इन्फ्लेट हो जाएगी अगर मैं उसे प्रॉफिट पर बेच रहा हूं, जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का रेलेवेंस है, ठीक है। तो मुझे ध्यान रखना है कि जो सेलर है उसके प्रॉफिट्स को मुझे एडजस्ट करना है, और यहां पर लिखा गया है अल्फा अप्लाइज अ मार्कअप ऑफ 1/3 टू द कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स व्हेन इनवॉइसिंग देम टू बीटा। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोगों ने बहुत कैटेगोरिकली डिस्कस किया है अपनी क्लासेस के अंदर। मार्कअप की बात हो रही है, ठीक है, और यहां पर लिखा गया इनवॉइस वैल्यू इज 20 मिलियन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि बेचा कितने का है, 20 का, तो सेलिंग प्राइस हुआ ना, सेलिंग प्राइस 20 है, मार्कअप तो कॉस्ट पर निकलता है, ठीक है। तो मुझे क्या ध्यान रखना है, अगर 1/3 टू द कॉस्ट लिखा गया है तो सीधी सीधी बात है कॉस्ट प्लस मार्कअप इज इक्वल टू माई सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर कॉस्ट मेरा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 75 है तो मार्कअप 25 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस 100 आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस दिया गया है जो कि है 20 मिलियन, तो मुझे तो ये प्रॉफिट का वैल्यू ही तो निकालना है। ये प्रॉफिट का वैल्यू है क्या, 25% है 100 का, विच मीन्स दैट जो मेरा
प्रॉफिट मार्कअप है या इस केस में 25% मार्जिन है वो आ जाएगा 5 मिलियन एंड दैट इज माय अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा, बहुत स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट है जिसको हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं जब हम इनसे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। राइट, ये एक स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट थी मेरे पास। एग्जामिनेशन ने जो मुझसे एडजस्टमेंट्स मांगी हैं अभी तक के लिए, उसमें से जो बड़ी एडजस्टमेंट है अभी तक कोई भी नहीं है, टिपिकल एडजस्टमेंट नहीं है। यहां पर मेरे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आ रही थी, यहां पर एक गुडविल की इंपेयरमेंट की बात आ गई, यहां पे मेरा एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का रिलेवेंस आ गया, विच इज नॉट टिपिकल। ठीक है, ये सब एडजस्टमेंट्स आप एग्जामिनेशन के अंदर वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कोई नई बात या कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फाइनल एडजस्टमेंट जो आ रही है मेरे पास अल्फा की बुक्स पे आ रही है और इसका कंसोलिडेशन से कोई लिंकेज नहीं है। ठीक है, हमारे एग्जामिनेशन के अंदर दो ही तरह की एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं, एक जो कंसोलिडेशन से रिलेटेड है और एक कोई इंडिपेंडेंट टॉपिक की होगी। ठीक है, आमतौर पे ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो शेयर बेस्ड पेमेंट भी हो सकता था, लीजेस भी हो सकता था, रेवेन्यू भी हो सकता था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकता था, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, प्रोविजन भी हो सकता था फॉर दैट मैटर। राइट, आमतौर पे ये एडजस्टमेंट्स आपकी पेरेंट कंपनी की बुक से एसोसिएटेड होती हैं। एग्जामिनेशन जो है आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा होता है कि भाई पास हो जाओ, अच्छे नंबर ले आओ पहले क्वेश्चन के अंदर ही, तो बहुत ज्यादा आपके लिए वो डिफिकल्ट नहीं करता, उससे बहुत ज्यादा उसे तकलीफ देह नहीं बना रहा होता आपके लिए उसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा गया है, 30 सितंबर 2007, अब ये 30 सितंबर 2007 को आप कोरिलेट करो 31 दिसंबर 2008 से, तो एक साल से पहले की बात है। ठीक है, एक साल से पहले की बात है। अल्फा एंटर्ड इनटू अ फर्म कमिटमेंट to purchase a large machine from an overseas supplier on 31st of March cross 8, agreeing to pay in dinars, the functional currency of the supplier। तो आपका एक एक्सपोजर है, फर्म कमिटमेंट हो गई है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ समय के बाद एक मशीन खरीदी जाएगी और एक फॉरेन करेंसी एक्सपोजर आपके पास आ गया है। ठीक है, अल्फा एंटर्ड इनटू अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पॉसिबल फ्यूचर करेंसी बिटवीन द डॉलर एंड द दिनार। अब बैंक के साथ डील कर रहे हैं, ओवर द काउंटर एक एग्रीमेंट हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया आसान भाषा में। ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है फर्म कमिटमेंट के अगेंस्ट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वाज एन इफेक्टिव हेज। ओके, दो बातें ध्यान रखिएगा, फर्म कमिटमेंट है, अभी एक्सपोजर नहीं आया है। राइट, अभी वो ट्रांजैक्शन नहीं आई है, वो जब होगी तब होगी। राइट, तो मेरे लिए एक तरह से एक ये कैश फ्लो हेज का एग्जाम्पल बन करके आ रहा है। और कैश फ्लो हेज के अंदर अगर एक इफेक्टिव हेज होती है, ठीक है, अगर कैश फ्लो हेज के अंदर इफेक्टिव हेज होता है तो मेरे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू में जो भी बदलाव आएगा, मेरे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू में जो भी बदलाव आएगा, वो मेरा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंडर रिपोर्ट होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखने वाली चीज है, समझने वाली चीज अभी कुछ नहीं है यहां पर, तो मुझे एज इट इज उसको उठा करके ध्यान रखना है कि अगर इफेक्टिव हेज है तो सारा का सारा जो डेरिवेटिव का या उस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का जो वैल्यू है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मेरा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बैठा रहेगा। ओके, और यहां पर लिखा गया है 31 दिसंबर 2007 पे द डेरिवेटिव हैड अ पॉजिटिव फेयर वैल्यू ऑफ 22 मिलियन। अल्फा करेक्टली अप्लाइड द प्रोविजंस ऑफ IFRS 9 फॉर द लास्ट ईयर। तो 22 मिलियन की अकाउंटिंग उसने ठीक कर दी। अकाउंटिंग क्या की होगी, उसने एक डेरिवेटिव एसेट क्रिएट किया। ठीक है, एक मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज एन एसेट क्रिएट किया, और उसने क्या किया, साथ साथ में उसने एक OCI गेन क्रिएट कर लिया। वो कह रहा है अकाउंटिंग ठीक कर चुका हूं, तो मुझे उसके बारे में वरी करना ही नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद अब बात कर रहे होते हैं कि 31 मार्च 2008 को 31 मार्च 2008 को द डेरिवेटिव हैड अ पॉजिटिव फेयर वैल्यू ऑफ 32 मिलियन। तो 22 से कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, और 31 मार्च को आपने क्या किया, द बैंक मेड अ कैश पेमेंट ऑफ 32 मिलियन टू अल्फा। बेसिकली उसने उसको सेटल कर दिया है। ठीक है, उसने इसे सेटल कर दिया है, और जो पेमेंट करी है वो क्या करी है, उसने 32 मिलियन की पेमेंट कर दी है,
और यहां पर लिखा गया है जो अकाउंटिंग अल्फा ने की है, उसने कैश को डेबिट करके डेरिवेटिव एसेट को क्रेडिट कर दिया 22 मिलियन से और 10 मिलियन को P&L में डाल दिया। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, इसे अगर मैं ब्रीफली समझाऊं आपको, तो ब्रीफली हम बात यह कर रहे हैं कि अंटिल लास्ट ईयर 31 दिसंबर 2007 तक मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू थी 22 मिलियन की। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या हुई होगी? इसकी अकाउंटिंग जो होनी चाहिए थी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रिएट हो जाता और ओसीआई के अंदर एक गेन आ जाता। ठीक है, अगले साल जब इसकी वैल्यू, डेट दोबारा देख सकते हैं हम लोग, 31 मार्च 2008 जो मेरी बेसिकली ट्रांजैक्शन डेट है, 31 मार्च 2008 को इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो 32 मिलियन पर आ गई। 22 पहले आ चुका है, 10 और आ गया, तो मुझे फिर से वही एंट्री दोहरानी है। तो मैं क्या बोलूंगा? डेबिट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एसेट 10 मिलियन, क्रेडिट ओसीआई गेन 10 मिलियन। ठीक है, राइट, यहां पे कंफर्टेबल है। लेकिन 31 दिसंबर तक की अकाउंटिंग तो मैं ठीक ही कर चुका था, राइट, जो मेरे क्वेश्चन में दिया भी गया है। 31 मार्च 2008 को मैंने क्या किया? मैंने जो 32 मिलियन मुझे बैंक से मिला, क्योंकि बैंक तो सेटल करेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या थी, मैं तो इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की या हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, 32 मिलियन जो मेरे पास आया, डेबिट कैश कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेरिवेटिव एसेट को क्रेडिट 22 से कर दिया और क्रेडिट मैंने P&L में लेकर के चला गया। जो गलत हो गया है, मुझे क्या ध्यान रखना था यहां पर? मुझे यह ध्यान रखना था कि एक मशीन खरीदी जा रही है। ठीक है, तो जो मेरा टोटल गेन है ऑफ 32 मिलियन हैड टू बी ऑफसेट अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ दैट मशीन, और मैंने उसे नाम दे दिया PPE या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। ठीक है, तो ये जो बेसिकली मेरा गेन आया है, ओके, इफेक्टिवली ऑफसेटिंग कैसे करने वाला हूं, राइट, मैं इस पूरे के पूरे गेन को जो मैं रिटेन्ड अर्निंग्स में ले गया, फॉर एग्जांपल मैंने गेन दिखाया 10 मिलियन का, ओसीआई में पड़ा हुआ था 22 मिलियन का। ठीक है, तो मुझे क्या करना है या मुझे क्या ध्यान रखना है कि मैं इसे वापस रिवर्स करूंगा, इसे यहां से मूव करूंगा और क्रेडिट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कर दूंगा अपना 32 मिलियन से। तो ये मेरी ऑफसेटिंग एडजस्टमेंट आ जाएगी। इस एडजस्टमेंट का कंसोलिडेशन से कोई लेना देना नहीं है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस एडजस्टमेंट को नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स आप इसे कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ मुझे कंसोलिडेशन से, इसका बीटा के साथ या अल्फा और बीटा की रिलेशनशिप से कोई लिंक नहीं है। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स 10 मिलियन से बढ़ गई, जो गलत हुआ, राइट। ओसीआई के अंदर मैंने गेन जो दिखाया हुआ था 22 मिलियन का, मुझे वापस पीपीई के अंदर से उसे एडजस्ट करना है और मैं नहीं कर रहा हूं, वो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही एक एडजस्टमेंट थी जो अदर देन कंसोलिडेशन पर चल रही है। तो मेरे लिए थोड़ा सा माइंडफुल होने वाली बात है एज फार एज दी रेफरेंस इज कंसर्न्ड। ठीक है, मैं इस समय जो आपसे बात कर रहा हूं वो कंप्लीटली एक ओवरव्यू की बात कर रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन को यहां पे अभी सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक फ्रेमवर्क आपसे शेयर कर रहा हूं कि कैसे मुझे उस एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है। इस पूरे के पूरे पेपर को हम लोग अलग से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, कि किस तरह से आप एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलता तो आप उसे कैसे एक टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व करने वाले हैं, वो हम लोग एक सेपरेट लेक्चर के अंदर वैसे भी कवर करने वाले हैं।
ठीक है, तो मेरा जो अप्रोच है यहां पर डिस्कस करने का वो ये है कि अगर कोई टिपिकल एग्जामिनेशन आ जाए या किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर कोई टिपिकल एडजस्टमेंट आ जाए तो मुझे वापस से रिकॉल करना है कि स्टैंडर्ड में लिखा क्या हुआ था, मैं उस क्वेश्चन को कैसे समझ पा रहा हूं और कैसे उसे मैं अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। अप्रोच बिल्कुल सिंपल रहेगी, जो हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं, बार बार कवर करते हैं। आपकी जो रेलेवेंट वर्किंग्स हैं, पहली वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज क्या है, ठीक है, एक्विजिशन डेट क्या है, रिपोर्टिंग डेट क्या है, परसेंटेज होल्डिंग क्या है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। दूसरी वर्किंग फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, रिकॉल करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू में एक बदलाव था 90 मिलियन 108 मिलियन का। इनटैंजिबल एसेट्स, एक इंटरनली जनरेटेड ब्रांड क्रिएट हुआ था, ठीक है, 30 मिलियन का फेयर वैल्यू डिफरेंस था। दोनों की लाइफ जो थी 4 साल और 10 साल की थी, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, और मुझे 3 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन निकालना है। यहीं पर मेरी डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस भी आ जाएंगे। ठीक है जी। तीसरी वर्किंग गुडविल कैलकुलेशन। भाई बैलेंस शीट का सवाल है तो गुडविल तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, परचेज कंसिडरेशन क्या थी, जितना आपने कैश दिया, जो ड्यू डिलीजेंस या लीगल कॉस्ट थी वो नहीं आएगी, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट लिखी गई थी पर उसको आप हटाएंगे, लेस नेट एसेट्स, जहां पर आपकी जो इंफॉर्मेशन आ जाएगी वो आ जाएगी रिलेटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, किसकी, बीटा की, कितनी, पूरी की पूरी, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एक्विजिशन डेट, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी ऑन एक्विजिशन डेट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स या फेयर वैल्यू डिफरेंस बोल देता हूं, बेटर वर्ड है वो, और इन फेयर वैल्यू डिफरेंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स। ये दोनों को दोनों आपके इस वर्किंग से उठ के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप रेफरेंस दे सकते हैं यहां पर, वर्किंग नंबर 2 पे निकाला होगा, वर्किंग नंबर 2 पे निकाला होगा। ये जो भी टोटल बनेगा टोटल नेट एसेट्स का, उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो हमें ध्यान है 25% है, क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आप इसे निकाल रहे हैं, ठीक है जी। फाइनल अमाउंट आपका जो बन करके आएगा उसको आप माइनस कर देंगे, तो दिस विल गिव यू गुडविल ऑन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा एक्विजिशन डेट पर इंपेयरमेंट होनी अभी बाकी है, ठीक है। तो गुडविल ऑन एक्विजिशन डेट निकलेगा। नेक्स्ट वर्किंग जो आ जाएगी आपकी वो ऑफ कोर्स इंपेयरमेंट की आ जाएगी, और इंपेयरमेंट को वैसे मैं बाद में भी लेके जा सकता था, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। यहां पर सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू मेजर नेट एसेट्स ऑफ बीटा ऑन रिपोर्टिंग डेट। ये एक टिपिकल एडजस्टमेंट है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ नहीं था, ठीक है। पांचवी वर्किंग जो मेरे पास आएगी, वापस से क्वेश्चन पर रिकॉल करोगे तो अनरियलाइज प्रॉफिट की आ जाएगी, हम लोगों ने वो निकाल ही लिया था, रादर 5 मिलियन का निकला था, ठीक है। वर्किंग नंबर 6 जो है वो ऑफ कोर्स उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की एडजस्टमेंट की आ जाएगी, ठीक है। इन सब वर्किंग्स के बाद आपके लिए जो एक बहुत सिग्निफिकेंट वर्किंग है वो है आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स की। हम रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं, वो सब यहां पर हम लोग डिटेल में अपने एग्जांपल्स में वैसे भी कवर कर रहे होते हैं। उसी अप्रोच को एज इज फॉलो कर लीजिएगा, बिल्कुल कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं क्विकली एक फ्रेमवर्क बिल्ड कर दूं
ऑल्दो मुझे इस क्वेश्चन को सेपरेटली आपके साथ वैसे भी कंप्लीट करके दिखाना था, तो मैंने क्या किया, एक कॉलम में अल्फा, एक में बीटा, रिटेन्ड अर्निंग्स का नाम दे दिया इसे एज पर क्वेश्चन माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एक्विजिशन डेट। ठीक है, जो भी आएगा इसको मैं एक्स एक्स कर दूं तो माइनस ये एक्स 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 कर देता हूं, माइनस एक्स एक्स, तो मेरे पास आ जाएगा पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग्स, यहां पे जो भी वो नंबर आने वाला है। ठीक है जी, अब एडजस्टमेंट्स रिकॉल करेंगे तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स है हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन में। अगर मैं क्वेश्चन को वापस से पढ़ता या मैं अभी के लिए मैं उसको रिकॉल करूं, तो एक तो मेरे पास था लीगल कॉस्ट, कि अल्फा ने कुछ खर्चा किया तो नेचुरली मेरे P&L में जाता, वो रिटेन अर्निंग्स में जाता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा गया था कि उसने इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड कर दिया, तो मुझे यहां से उसे रिवर्स करना होगा। ठीक है जी, सिमिलरली मेरे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स थी, 3 साल का एडिशनल डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, किसकी बुक्स में से जाने वाला है, बीटा की बुक्स में से जाने वाला है। ठीक है, उसका रिवर्सल डेफर्ड टैक्स आ जाएगा, रिवर्सल लिखा है तो नेचुरली वो ऐड बैक हो जाएगा यहां पर। ठीक है जी, अनरियलाइज प्रॉफिट किसने बेचा, ध्यान रखने वाली चीज है, अल्फा ने बेचा तो अल्फा की रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएंगी। ठीक है जी, फिर हमारे पास आ गया था डेरिवेटिव एडजस्टमेंट, लिख देता हूं अभी के लिए, ये तो 10,000 ही था, मुझे ध्यान है तो एज इट इज ले जाता हूं, ये 5 मिलियन था वैसे तो 5,000 लिख सकता था मैं इसे यहां पर। ठीक है, मेरे प्रॉफिट बढ़ गए थे तो मुझे उसको रिवर्स करना है। ठीक है, एंड देन इंपेयरमेंट लॉस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि जो भी वो लॉस है किसकी बुक्स में से माइनस करूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, अगर मेरा गुडविल या मेरा एनसीआई मुझे बोलना चाहिए, एनसीआई अगर प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स मेथड के अंदर निकाला गया है तो वो जो गुडविल निकलता है वो सिर्फ पेरेंट के गुडविल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, वो ग्रुप के गुडविल को रिप्रेजेंट नहीं करता, विच मीन्स दैट कि जो मेरा इंपेयरमेंट लॉस है वो सिर्फ पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से रिवर्स होगा और मुझे इसे इस तरह से मेजर करना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। बाकी इस एग्जामिनेशन क्वेश्चन के अंदर कुछ दम नहीं था, यहां पर आप टोटल निकालेंगे, जो मेरा बीटा की बुक्स का प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, जो भी वो अमाउंट है। ठीक है, इसमें से अल्फा शेयर 75%, एनसीआई शेयर 25%। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्किंग आएगी, हमने इस वर्किंग का नंबर क्या था एक बार देख लेते हैं। इस वर्किंग का जो नंबर था वो था 7। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 8 आपकी जो है, बड़ा कर देता हूं ताकि मिस ना करें, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी भी है। ठीक है, यहां से फिर से अल्फा और बीटा बन जाएगा और फाइनली मेरी एक वर्किंग आ जाएगी विच इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, जब आप इन सारी वर्किंग्स को कर लेते हैं उसके बाद आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कंसोलिडेटेड SOFP एज एट 31st of December क्रॉस 8। ठीक है, आपकी जो वर्किंग्स हैं इस 25 नंबर के सवाल के अंदर करीब करीब 17 नंबर का, 16 से 17 नंबर तक का आपका वर्किंग्स हो जाएगा। बाकी जो 8 या 9 नंबर आएंगे आपके, वो आपके फाइनल बैलेंस शीट के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल समय
सही से इन्वेस्ट करना है उन वर्किंग्स के अंदर। हर एक वर्किंग का अपना एक वैल्यू है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, मैं इस बात पे फिर से जोर देकर के आपसे बात करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन का जो पहला सवाल था वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को इस पीरियड के अंदर कवर कर लेता हूं तो नेचुरली स्प्रेडशीट के अंदर मुझे करना है क्विकली जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है उनको भी एक बार हम लोग स्किम थ्रू कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या पूछा गया था। और मैंने आपसे बात की थी कि एग्जामिनेशन थोड़ा डायरेक्ट ही आ गया था, एग्जामिनर ने शायद हमें हेल्प करने की कोशिश की है क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करके बात करने में। ठीक है, तो सेकंड सवाल पे चलते हैं, दूसरे सवाल पे चलते हैं। लिखा गया है डेल्टा अ लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, prepares financial statements on 31st of December each year. You are a trainee accountant employed by Delta. One of your key responsibilities is to prepare the first draft of the published financial statements. One of the directors has contacted you by email regarding the financial statements for 30th of December 2008. मेरे reporting date 31 दिसंबर 2008 है. You are unsure on some of the responses, so you have asked a friend for advice. Your friend is a qualified accountant not employed by Delta. ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया समझने के लिए कि भाई किसी बाहर के बंदे से क्यों बात कर रहे हो। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी हिल जाती है कंपनी की, एथिक्स याद है ना, वो इस क्वेश्चन के अंदर टेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जिबिट्स आर अवेलेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। एक ईमेल आई है डायरेक्टर से, उसके बाद कुछ और रेफरेंसेस हैं और वो सब चीजें हैं। एक एक करके बात करते हैं, पहले ईमेल की ही बात कर लेते हैं। ठीक है जी, आपको मेल लिखी गई है, आप ट्रेनी अकाउंटेंट हैं, किसने भेजी है? डायरेक्टर ने। सब्जेक्ट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन। डेट क्या है? डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 31 दिसंबर 2008 मेरी रिपोर्टिंग डेट है और ये ईमेल भेजी गई है 15 जनवरी 2009 को। ओके, क्या लिखा गया है? ये कह रहा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द अपकमिंग सेट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स शो अ फेवरेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एक तरह से आपको वो बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई रिजल्ट जैसा मर्जी हो, दिखना बढ़िया चाहिए, आना फेवरेबल चाहिए। ठीक है जी, एथिकल डायलेमा आ जाएगा। एज वी विल बी शॉर्टली बी सीकिंग न्यू फाइनेंस इन फॉर्म ऑफ अ शेयर इशू। आप शेयर्स लेकर के आना चाह रहे हैं, शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं मार्केट में, तो प्रॉफिटेबल दिखाना चाहेंगे अपने आप को, ये एक्सपेक्टेशन बन गई है। सिंस यू आर अ ट्रेनी अकाउंटेंट, देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग डेल्टा, you may be unsure how to report in the financial statements. I have therefore attached details. अब डायरेक्टर आपको बोल रहा है कि भाई तुमको नहीं पता कुछ, तुम ट्रेनी हो तो तुम्हें शायद कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मैं कुछ डिटेल्स आपको ईमेल पे भेज रहा हूं। I have outlined the transactions concerned and the matter in which you would like to report them. ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि आपको उसे कैसे प्रेजेंट करना है, मैं वो भी बता रहा हूं। ठीक है, the methods I have chosen will ensure that our profits are maximized. ठीक है जी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सबको ताक पे रख करके काम किया जा रहा है, यहां पर ऐसा विजिबल है। द मेथड्स आई हैव चोजन विल एंश्योर दैट आवर प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। दिस विल बेनिफिट डेल्टा एंड एंश्योर अ सक्सेसफुल शेयर इशू। आई वुड लाइक यू टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस एंड ऑन नो अकाउंट टू डिस्कस देम विद एनीवन एल्स। यहां उसने ठीक बात कर ली। ठीक है, कि कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर कर लेना, लेकिन आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर लिखा गया था कि आपने अपने एक बहुत अच्छे प्यारे से दोस्त से बात कर ली जो एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट है, लेकिन इस कंपनी के अंदर वो काम नहीं करता। कैसे कर सकते हो? अपनी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप किसी और के साथ किस तरह से बात कर सकते हैं, वहां पर एथिकल डायलेमा आपका हिल गया। ओके ओके जी, इसमें यह भी लिखा है द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स विल बी रिपोर्टेड इफ यू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस विल इंश्योर अ हेल्दी बोनस विल बी पेबल टू ऑल द स्टाफ इंक्लूडिंग यू। ये तो सेल्फ इंटरेस्ट की बात आ गई है। ठीक है, आई शुड ऑल्सो रिमाइंड यू दैट आई विल बी कंडक्टिंग योर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल विच इज ड्यू शॉर्टली आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पब्लिश्ड। तो एक तरह से धमकी भी दे रहा है। ठीक है जी, इंटिमिडेशन आनी शुरू हो गई है। एक तो सेल्फ इंटरेस्ट है कि अच्छा रिजल्ट दिखाओगे तो बोनस मिल जाएगा, नहीं दिखाओगे तो मैं तो वैसे भी तुम्हारा अप्रेजल करने वाला हूं। ठीक है जी, तो दोनों चीजें आ गई हैं। ये उसने एक तरह से एक समा बांध दिया है, उसने एक तरह से एक पर्सपेक्टिव तुमसे शेयर कर लिया है कि बॉस नो मैटर व्हाट रिजल्ट तो अच्छा ही आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ओके, अब देख लेते हैं क्विकली वो अटैचमेंट्स क्या कह रही हैं। ठीक है, मैं सवाल के अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, पहला सवाल जो आ रहा है बाय द वे वो कह रहा है कि
शेयर ऑप्शन अरेंजमेंट है, कंप्लीटली शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन आ गया। यहां पर वो कह रहा है कि यू विल बी अवेयर XYZ इंफॉर्मेशन, वो सब दिया गया है। यहां पर लिखा गया है कि वी मेड नो अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन द बेसिस दैट देयर विल नो कैश कॉस्ट एटसेट्रा बट सिंपली अ शेयर इशू। और ये कह रहा है कि प्लीज इग्नोर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फेयर वैल्यू एटसेट्रा सिंस आई डू नॉट वांट एनी अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, नहीं तो मेरी बुक्स में कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, आपको नेचुरली फंडामेंटली याद होना चाहिए कि जो शेयर बेस्ड पेमेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस की बात हो रही है तो इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट्स की बात है, आप उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस कैसे होंगी, कुछ पॉइंट्स आप रिकॉल करेंगे कि मुझे ध्यान रखना है कि सर्विस बेस्ड कंडीशंस हैं या मार्केट बेस्ड कंडीशंस हैं, जो चेंज इन दी वैल्यू ऑफ ऑप्शंस है उसकी सिग्निफिकेंस नहीं होती है, लेकिन जो मैं एस्टिमेट्स बनाता हूं इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू स्टे एंड द ऑप्शंस दैट आर गोइंग टू बी वेस्टेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट या एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें मेरे लिए रेलेवेंट हैं। फोकस मेरा इस क्वेश्चन को करने का नहीं है, बट मुझे उस बात पे जरूर एक फोकस है जहां पर हम बात कर रहे थे कि अगर एक एथिकल डायलेमा है तो उसे आप कैसे डील करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड अटैचमेंट भी देख लेते हैं क्या लिखा गया है। सेकंड अटैचमेंट के अंदर वो बात करता है एक लीज अरेंजमेंट की। ठीक है, ये कह रहा है वी एंटर्ड इनटू 25 ईयर लीज एटसेट्रा। तो दो टॉपिक्स मेरे पास आ गए इस सवाल के अंदर। पहला टॉपिक मेरा शेयर बेस्ड पेमेंट से आ गया, एक बड़ा टॉपिक है, 12 नंबर का सवाल था वहां पे, और दूसरा टॉपिक आ गया लीजेस का। आमतौर पे लोग कंफर्टेबल होते हैं इन टॉपिक्स के साथ क्योंकि कई सवाल होते हैं, कई डिटेल्ड डिस्कशंस इन टॉपिक्स पे की जाती हैं, तो आप वैसे भी साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल होते हैं कि हाँ यार मैं कुछ ना कुछ तो इसके अंदर मैं कर ही लूंगा। ठीक है, जो फंसने वाली जगह है वो एथिकल डायलेमा, और मेरे इस रिक्वायरमेंट्स के अंदर बात करते हैं अगर, तो वो लिखा गया है। रिक्वायरमेंट क्या है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट 2 एंड 3 एक्सप्लेन एंड शो हाउ द ट्रांजेक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशंस भी देनी है और कैलकुलेशंस भी करनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल जो इंपॉर्टेंट है, जो सारा का सारा फोकस था मेरा बात करने का, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एथिकल इश्यूज दैट कन्फ्रंट यू as a result of the email sent to you from the director and for which you have sought advice from your friend who is not an employee at Delta। ठीक है, क्या क्या एथिकल इश्यूज आ गए हैं यहां पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे एथिकल इश्यूज की, तो वेरी क्लियरली इंटीग्रिटी एट स्टेक, ऑब्जेक्टिविटी एट स्टेक, कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, सब्जेक्टिव हो गए। यहां पर आपका सेल्फ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, बोनस देने की बात कर रहा है अच्छा रिजल्ट दिखाओगे तो। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी एट स्टेक। ठीक है जी, उसके अलावा आपका प्रोफेशनल ड्यू केयर एंड कॉम्पिटेंस एट स्टेक। ठीक है, इंटीग्रिटी एक जगह से और प्रभावित हो रही है जहां पर वो बात करता है इंटिमिडेशन की। ठीक है, तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, आपको 4 नंबर का सवाल है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना, ब्रीफली मेंशन कर देना है कि इस जगह से मेरा जो एथिकल इंप्लीकेशंस आ रही हैं या मेरा एथिकली इंपैक्ट वहां पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, टॉपिक्स के ऊपर मैं कवरेज नहीं करना चाह रहा था बिकॉज वो मेरे लिए अभी रेलेवेंट नहीं था। जब हम पूरा एग्जामिनेशन सेपरेट सेक्शंस के अंदर, सेपरेट वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे तो वहां पर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल जो है वो भी देख लेते हैं। ओके, यहां पर मेरी जो रिपोर्टिंग डेट है वो चेंज हो गई है। एप्सिलॉन प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 सितंबर ईच ईयर, 30 सितंबर 2006 की बात हो रही है, और इसकी जो ऑथराइजेशन ऑफ इशू है वो 30 नवंबर 2006 की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैं यहीं पर आपका एक फोकस लेकर के आना चाह रहा था कि क्वेश्चन ने या एग्जामिनेशन मेरे इस सवाल को क्यों आसान कर दिया या कैसे आसान कर दिया। यहाँ पर एक मेमोरेंडम ईमेल उसने लिखा है ट्रेनी अकाउंटेंट को,
उसने लिखा आई नो मैनी लाइबिलिटीज एटसेट्रा लाइक ट्रेड पेबल्स एंड लोन्स क्लियरली नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउ एवर देयर आर पोटेंशियल लाइबिलिटीज। पोटेंशियल लाइबिलिटीज का मतलब हम प्रोविजंस या कंटिंजेंट लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, उसने बहुत खूबसूरती के साथ क्या किया, एक हेल्प कर दी मेरी। उसने मेरे को उस सवाल को ब्रेक डाउन कर दिया ताकि मेरे लिए क्वेश्चन पूरा का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। वो कह रहा है कि क्या कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है जो पोटेंशियल लायबिलिटीज की बात करता है, एंड हाउ डज इट डिस्टिंग्विश पोटेंशियल लायबिलिटीज फ्रॉम द लायबिलिटीज। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ प्रोविजंस की बात आ जाएगी। What are the conditions that must be in place before a potential liability is recognized? How should a potential liability be measured at initial recognition, and would timing be relevant there? ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ जाता है, डिस्काउंटिंग आ जाती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म होगा तो मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। When a potential liability is recognized, credit always goes to liabilities and debit normally goes to P&L. Are there any circumstances where debit is dealt with in some other way? भाई क्लियरली डीकमिश्निंग के अंदर हम लोग उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू में लेकर के जाते थे, तो वो सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ रहा है। अगर पोटेंशियल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है तो क्या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात आ गई। एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पोटेंशियल एसेट्स, यहां पर बात आ गई कंटिंजेंट एसेट्स की। जो समझने वाली बात है वो ये है, सवाल है 9 नंबर का। ठीक है, उसी के अंदर 6 सबसेट क्वेश्चंस आ गए, तो 1.5 नंबर दे दो ना हर एक सबसेट को, तो एक डेफिनेशन के अंदर 1-2 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये 9 नंबर को आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में उसने उठा करके दे दिया कि भाई ये पूछा इसका जवाब दे दो, ये पूछो उसका जवाब दे दो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, तो यहां पर आपका जो एग्जामिनेशन है उसने आपका काम बहुत आसान कर दिया है एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न्ड। ठीक है, क्विकली देख लेते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। रीसेंट ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा है, कुछ लैंड वगैरह खरीदा है उसकी बात हुई है, ब्रीफली देख लेते हैं। लैंड वगैरह खरीदा है तो नेचुरली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा। कुछ लाइसेंस की बात हुई है तो इनटेंजिबल एसेट भी आ जाएगा। तीसरा केस है मेरे पास लीगल क्लेम का, ऑटोमेटिकली मेरा जो प्रोविजंस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। टोटल सवाल 16 नंबर का है, 9 नंबर वहां पे कवर थे, 16 यहां पर हो गया तो 25 की बात आ गई। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा कुछ इसमें रेफरेंस की मैं बात अभी नहीं करना चाह रहा। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसे वहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, फाइनल सवाल आ गया। टॉपिक्स क्विकली देख लेते हैं। सेगमेंट डिस्क्लोजर्स, IFRS 8, फाइनेंशियल एसेट्स, मैं इसके ऊपर जरूर जंप करना चाह रहा था। ऑफ कोर्स मैंने क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है, यहां पर भी उसने उसे डायरेक्ट कर दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एसेट? इज द फेयर वैल्यू सेम एज रीसेल वैल्यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमोर्टाइज कॉस्ट? इज देयर अ चॉइस ऑफ यूजिंग फेयर वैल्यू और अमोर्टाइज कॉस्ट? मॉडल्स आ गए मेरे, बिजनेस मॉडल टेस्ट हो गया। राइट, अमोर्टाइज कॉस्ट कहां लगेगा, FVTPL कहां लगेगा, FVOCI कहां लगेगा, वो कंडीशंस डालनी है। इफ फेयर वैल्यू इज यूज्ड, हाउ शुड द एंटिटीज डिसाइड की P&L में जाएगा या OCI में जाएगा? वहां पर भी मेरा एक रेफरेंस मैट्रिक्स आ गया। 10 नंबर का सवाल है तो 2-2 नंबर हर एक को देकर के आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। कंप्लीटली डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया यहां पर। और तीसरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है, रेवेन्यू की। यहां पर भी आप नोटिस करोगे कि 4 हिस्से में क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, 8 नंबर का दे दिया, तो 2-2 नंबर के हिसाब से वो बात कर रहा है। ऑफ कोर्स थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है, बट मुझे ये तो समझ आ जाए ना कि अगर मेरा जो एग्जामिनर है मुझसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तरह से मुझसे वो कॉन्सेप्ट के, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक नंबर देने की बात कर रहा है, तो पेपर मेरा रिलेटिवली आसान है। रेवेन्यू का टॉपिक टेस्ट कर लिया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेस्ट कर लिया, शेयर बेस्ड पेमेंट टेस्ट कर लिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टेस्ट कर लिया। राइट, ये वो टॉपिक्स हैं जो लीजेस टेस्ट कर लिया। ये 5 बड़े टॉपिक्स हैं जो आमतौर पे स्टूडेंट्स प्रिपेयर वैसे भी कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा आश्चर्य की बात हो जाती है कि रिजल्ट सिर्फ 44% क्यों है, क्यों नहीं ये रिजल्ट 70%, 80% चला जाता। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान रखिए, अपने उस तैयारी पे फोकस रखिए कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने के बाद भी, और वो टेस्ट हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, उसके बाद भी अगर आप उसे सक्सेसफुली क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो अप्रोच है उस पर आपको रीफोकस करने की जरूरत है।
ठीक है, मैंने जानबूझ करके बाकी सवालों पे समय कम लिया था, पहले सवाल पे समय ज़्यादा लिया था, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं यहीं पे रुकूंगा। जो हम डिस्कशन करेंगे, इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, उसे हम लोग एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। राइट, फिर भी आपको कोई सवाल है, कोई क्वेरी है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली रीच आउट कीजिएगा हमारी वेबसाइट पे विच इज़ fingap.com। अभी के लिए मैं यहीं पे अभी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। गुड लक एंड गुड बाय।